अभी नाकाबिल अभी नहीं हुआ हूँ विक्रांत कि तुम कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक को ही बाहर निकाल दो। धर्म की गरजती आवाज अचानक सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठे हुए सभी कपूर इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर्स अपनी कुर्सी में ही बैठे हिल गए। धर्म एक ओल्ड स्कूल बिजनेसमैन था जिसके डिसिप्लिन और उसूलों को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन विक्रांत ने आखिर ये हिमाकत कर ही दी थी। अरे पापा, आप, मुझे लगा आप तो बिस्तर पर पड़ा अपनी हालत को कोस रहा होगा, यही ना विक्रांत? देख रहा हूँ आज मेरा ही बनाया सीनियर स्टाफ मेरे ही पीठ में छुरा भौंकने यहाँ तुम्हारे साथ इकट्ठा हो गया है। जैसे ही विद्युत ने धर्म को देखा, वो अपनी कुर्सी से उठकर अपने पिता के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी विक्रांत की नजर धर्म के व्हील चेयर को धक्का देती काम्या पर पड़ी। तो ये भी आई है आपके साथ? विक्रांत, अगर तुम यहाँ धोखे से पूरी कंपनी हथियाने की कोशिश कर सकते हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि जरूरत पड़ने पर मैं अपने पति के साथ खड़ी रहूँ। वैसे रोहिणी दिखाई नहीं दे रही हमेशा की तरह। इज शी हाइडिंग इन प्लेन साइट? अजीब बात है मम्मी जी, आपने ये हक खुद को अपने आप ही दे दिया, जबकि आप पापा की धर्म पत्नी तो कहीं से भी नहीं है। ये सुनकर विद्युत की आंखों में गुस्से से खून भर गया और वो विक्रांत की तरफ बढ़ा, लेकिन काम्या ने उसे बिना कुछ कहे ही उसके हाथों पर अपना हाथ रख के उसे रोक लिया। वो जानती थी कि इस वक्त विद्युत का एक भी गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सिचुएशन को गर्म होता देख कपूर इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर्स के बीच खुसफुसाहट शुरू हो गई। चलो यहाँ से, नहीं तो खामखा फैमिली ड्रामा में हम भी खिंच जाएंगे। धर्म साहब आज किसी को नहीं छोड़ने वाले। आज तो यहाँ पर महाभारत होने वाली है। ना जाने कपूर इंडस्ट्रीज की किस्मत में अब क्या ही लिखा है। इतना कहकर बोर्ड मेंबर भैरव शेखावत अपनी कुर्सी से उठा और उसने धर्म से कहा, धर्म जी, मैं जानता हूँ कि ये आपका फैमिली मैटर है। शायद हमें वापस तब मिलना चाहिए जब सिचुएशन थोड़ा संभल जाए। डूबती कश्ती से अक्सर सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। क्यों भैरव? ये एक फैमिली बिजनेस है और यहाँ जो कुछ होता है वो फैमिली मैटर ही है। जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक आप में से किसी को इस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इतना कहते ही धर्म ने अपने व्हील चेयर के आर्म रेस्ट पर लगे एक लाल बटन को दबाया और कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के बाहर गार्ड्स आकर खड़े हो गए। पापा, इस सब की क्या जरूरत है? जो होना है वो तो आखिर होकर ही रहेगा। वैसे भी अब आप फिजिकली इस कंपनी को चलाने के लिए फिट कहाँ रहे? आपसे अब एक सिग्नेचर तक नहीं हो पाएगा। विक्रांत, बहुत हो गया, अपनी जबान को लगाम दो वरना। ओह, द चीप स्टेक स्पीक्स। सब्र रखो विद्युत, कुछ ही देर में तुम्हारी किस्मत का भी फैसला होने ही वाला है। इतना कहकर विक्रांत ने अपनी उंगलियां चटकाई और उसके वकील कमरे में आ गए। हाँ तो वकील साहब, जरा पढ़कर सुनाइए कॉर्पोरेट कानून का आखिरी फैसला। धर्म कपूर, उनके पहले बेटे विक्रांत कपूर, उनके दूसरी पत्नी काम्या कपूर और उनके बेटे विद्युत कपूर की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया जाता है कि धर्म कपूर की पहली पत्नी रोहिणी कपूर के नाम कंपनी के 75% पावर्स और शेयर्स होने की वजह से कपूर इंडस्ट्रीज का सारा बिजनेस विक्रांत कपूर के नाम किया जाता है। ये फैसला सुनकर विद्युत को यकीन नहीं हुआ। उसे शेयर्स के बारे में मालूम तो था, लेकिन अपने ही फैमिली में दरार बढ़ते देख उसे हैरानगी हो रही थी। एक्सक्यूज मी वकील साहब, लेकिन एक झटके में ऐसे कैसे कर सकता है? विद्युत, आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा है। राइटली सेड। वैसे भी इस कंपनी को खड़ा करने में तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम सब जानते हैं। क्यों पापा? गौरतलब है कि यह डिसीजन बोर्ड के मेंबर्स की आपसी मंजूरी और कपूर इंडस्ट्रीज के फ्यूचर को देखकर लिया गया है। इसके मुताबिक धर्म कपूर के इंडिया में सारे एस्टेट्स और मैंशंस विक्रांत और रोहिणी के नाम किए जाते हैं। क्या? What the hell is going on? वकीलों से ये हिदायत सुनकर विद्युत के होश उड़ गए और वो धर्म कपूर की तरफ ताज्जुब से देखने लगा। बेचारे पापा, मैं उन्हें गलत समझ बैठा था, लेकिन विक्रांत ने आज उनसे सब कुछ ही लिया है। एक बेटा होते हुए कोई अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? विक्रांत, तुमने जो आज किया है वो कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ओह कम ऑन पापा, एक दिन तो यह होना ही था। वैसे भी आपके बाद ये $1 बिलियन बिजनेस कौन चलाता? ये विद्युत, जिसे लड़कियों और अय्याशों से फुर्सत नहीं। ये तो कॉम्पिटेंट भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इगतपुरी पहुंची प्रियंका और उसकी रिपोर्टर दोस्त दिव्या मंदार के साथ कपूर फार्मा के प्लांट का मुआयना कर रहे थे। कच्चे रास्ते पर चलते चलते दोनों काफी थक भी चुके थे। मंदार, ये कच्चा रास्ता और कितना लंबा है? मैडम, रोड से जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए ये झाड़ पत्ती से घिरे रास्ते से छुपते छुपाते जाना ही बेहतर है। बस कुछ आधा किलोमीटर दूर ही मानो। लेकिन मैडम, मैं भी तो रिस्क ले रहा है ना, तो मेरा फीस तो बनता है, दे देना। जहाँ प्रियंका कपूर फार्मा के बारे में जानने के लिए बेताब थी, वहीं दिव्या को मंदार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। उसने दबी आवाज में प्रियंका से कहा, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है प्रियंका? हमें क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? दिव्या,
हमें कपूर फार्मा के पीछे के सच तक पहुंचना है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। फिकर नॉट मैडम, ये जगह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने कहा था ना कि अकेले इस इलाके में मत घूमना। हो गया ना लोचा? कोई बात नहीं, अब आप दोनों मेरे साथ हो। मैं भी इसी प्लांट का मारा हूँ मैडम। ये देख रही हो मेरे फटे कपड़े, ये सब इस कपूर फार्मा की ही देन है। मेरा यहाँ खेत हुआ करता था, फैमिली हुआ करती थी। मेरे खेत मिनिस्टर कदम ने धोखे से उस धर्म कपूर को बेच दिया। ये तो कुछ भी नहीं मैडम, यहाँ पर तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर दवाइयों के एक्सपेरिमेंट से छूटे जहरीले पानी की वजह से लोगों को कोड़ और ना जाने क्या क्या हो रहा है। क्या सच? हमें वो जगह देखनी है। प्रियंका, क्या तुझे ये क्लिप भरोसेमंद लग रहा है? और कोई चॉइस नहीं है दिवी। प्लांट के बारे में जानने का दावा तो कर रहा है, अगर इसके जरिए हमें कोई बड़ा सुराग मिल जाए। लेकिन प्रियंका, जब से हम इससे मिले हैं, इसके नाम के अलावा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही हमें इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता है। मेरी बात मान, चौकन्ना रहने में ही भलाई है। कुछ नहीं होगा, वैसे भी ये इलाका घना जंगलों का नहीं है। एक आवाज मारेंगे तो आसपास की बस्तियों के लोग दौड़े आ जाएंगे। वहीं प्रियंका और दिव्या को ये नहीं पता था कि मंदार उनकी सारी बातें सुन रहा था। मैडम, आप तो बड़े शहर की रहने वाली है, गोरी खूबसूरत है, लाजमी है कि आपको यहाँ जरा सी घबराहट तो होगी ही। लेकिन मैं हूँ ना, फिकर नॉट। बस यहाँ से दाएं और पहाड़ी से आपको पूरा प्लांट नजर आ जाएगा। वहीं प्रियंका और दिव्या को ये नहीं पता था कि मंदार उनकी सारी बातें सुन रहा था। प्रियंका और दिव्या को मंदार की ये बात सुनकर अजीब लगा। उसके बदले तेवर देखकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में मंदार की रफ्तार तेज हो गई और वो एक मोड़ लेकर झाड़ियों में गायब हो गया। अरे भैया, धीरे तो चलो। मंदार ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक प्रियंका और दिव्या को जंगल में अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा और उन्हें अब वाकई डर लगने लगा। प्रियंका, हम काफी दूर आ गए हैं, यहाँ हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तेरा शक सही निकला दिवी, ये आदमी कहीं हमें। ये देख। प्रियंका ने देखा कि दिव्या के हाथ में मंदार का सरकारी टूर गाइड का आईडी कार्ड था, जो उसने चोरी छुपे ले लिया था, जिस पर से उसका फोटो बारिश में भीगने की वजह से सरक गया था और असली गाइड के नाम के ऊपर किसी और शख्स की तस्वीर थी। शिट, ये तो कोई चोर उचक्का लगता है। ये हमें लूटने एक डेड एंड पर ले आया है। सही कहा गौरी मैडम, चलो अपना सारा पैसा अभी बाहर निकालो। अपने पीछे आई मंदार की आवाज सुनकर प्रियंका और दिव्या मुड़े और उन्होंने देखा कि मंदार अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर लिए उन्हीं की तरफ देख रहा था। कपूर इंडस्ट्रीज के मेन ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में वकीलों का फैसला सुनकर विद्युत दंग बैठा हुआ था कि तभी काम्या ने विक्रांत की तरफ देखकर उससे कहा, धर्म की मंजूरी के बगैर तुमने कंपनी के सारे पावर्स और शेयर्स रोहिणी के नाम कैसे कर लिए? इसकी तह तक तो हम जरूर पहुंचेंगे विक्रांत। फिलहाल तुम्हारे लिए खबर ये है कि अगर रोहिणी के पास 75% पावर्स हैं, तो मेरे पास भी कंपनी के 25% डिसीजन मेकिंग पावर्स अभी भी हैं। क्या? इतना कहकर विक्रांत अपने बोर्ड मेंबर्स और वकीलों की तरफ मुड़ा। काम्या जी सही कह रही है मिस्टर विक्रांत। धर्म जी की दूसरी पत्नी होने के नाते उनका कंपनी की डिसीजन मेकिंग में नेचुरल राइट है, यानी कि वो अपने चॉइस का एक कैंडिडेट एक जूनियर पोजीशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। इस फैसले को वॉइड भी नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी मिस्टर विक्रांत। इसका मतलब मुझे अब इन्हें खैरात में कंपनी में पोजीशन देनी पड़ेगी? तुम लाखों की फीस किस बात की ले रहे थे मुझसे? जबान संभाल के विक्रांत, हम यहाँ खैरात नहीं, अपना हक मांगने के लिए आए हैं। धर्म ने एक बार फिर अपने व्हीलचेयर का लाल बटन दबाया और कमरे में अचानक उसके वकील आ गए। मिस्टर कपूर, इन पेपर्स पर आपके दस्तखत चाहिए। अगर आपने ये करने से मना कर दिया तो आपके 75% शेयर्स और पावर्स नल और वॉइड भी हो सकते हैं। किस बात की देर बड़े भैया, दस्तखत तो कीजिए। जहाँ एक तरफ विक्रांत गुस्से से हांफता हुआ मजबूरन काम्या के 25% के पेपर्स पर साइन कर रहा था, वहीं इगतपुरी के घने जंगलों के इलाके में प्रियंका और दिव्या को अचानक ये एहसास हो गया था कि उनकी जान अब वाकई खतरे में थी। साला तुम शहर वाले बहुत जज्बाती होते हो, किसी की भी बातों में कितनी आसानी से आ जाते हो, और दुनिया समझती है कि हम गांव वाले भोले भाले होते हैं। चलो टाइम खोटी किए बिना सारा पैसा और सारा जवाहरात मुझे दे दो अभी। देखो, तुम हमें लूटना चाहते हो, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बचाओ। प्रियंका की आवाज कड़कती हुई बिजली की गूंज में दब गई। अचानक भारी बारिश पड़ने लगी और प्रियंका और दिव्या दोनों ही सर से पैर तक भीग गए। बचाओ बचाओ, हाय कोई है? जितना चिल्लाना है चिल्ला लो मैडम जी, यहाँ पर मंदार का राज चलता है। वो क्या है ना कि खुद कदम साहिब ने मुझे यहाँ रखा हुआ है, तुम जैसे टूरिस्ट लोगों को इस इलाके से दूर रखने के लिए। क्या तुम मिनिस्टर कदम के आदमी हो? यहाँ का हर एक रहने वाला उनका खाता है मैडम, यहाँ तक कि पुलिस भी। अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, वैसे भी ज्यादा लाइफलाइन नहीं है तुम दोनों के पास। बातें कम, काम ज्यादा। मुंह बंद करो और पैसे देकर चुपचाप यहाँ से निकलो।
प्रियंका ये जो कहता है वैसे ही करना पड़ेगा। तू ठीक कह रही है दिव्या, यहाँ आना तो बिल्कुल वेस्ट हो गया। कितने पैसे हैं तेरे पास? बस यहाँ तक आने और मुंबई वापस जाने तक के पैसे हैं। और तेरे पास? सेम। इतना कहकर प्रियंका और दिव्या ने अपना सारा पैसा मंदार के सामने जमीन पर रख दिया। तभी मंदार प्रियंका की तरफ मुड़ा और बोला, मैडम, आपका मोबाइल भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। वो क्या है ना, आजकल पुलिस ट्रैकिंग में काफी तेज हो गई है साली। क्या अब तुम्हें मेरा मोबाइल भी चाहिए? क्या करूं मैडम, ड्यूटी जो है। या यूं कहो कि सरासर चोरी है। यही दुनिया का दस्तूर है मैडम, मांगने पर जब कुछ नहीं मिलता तो छीनना पड़ता है। प्रियंका के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसने अपना मोबाइल भी मंदार को थमा दिया। मंदार ने झट से अपनी जेब से एक कपड़ा निकाला और सारा पैसा उसमें समेटकर उसे बांध दिया। इसके बाद उसने प्रियंका का मोबाइल खोलकर उसका सिम कार्ड निकाला और उसे तोड़ दिया। लेकिन मोबाइल के बिना हम दोनों वापस स्टेशन कैसे जाएंगे? ये सुनकर मंदार ने लूटे हुए पैसों में से कुछ 1000 रुपए दिव्या के हाथ में थमा दिए और प्रियंका की तरफ मुड़कर बोला, तुम चिंता मत करो मैडम, इतने में तुम दोनों स्टेशन और सीधे मुंबई पहुंच जाओगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस बात की अगर किसी को कानों कान खबर मिली तो कदम साहब के आदमी को तुम्हारे घर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ गई ना? जहां प्रियंका और दिव्या को मंदार लूट रहा था, वहीं कपूर इंडस्ट्रीज के मेन ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में भी काम्या और विद्युत अपना हक छीन कर लेने पर आमादा थे। विक्रांत के दिमाग में गुस्से के साथ साथ एम्बेरसमेंट भी थी, क्योंकि सभी बोर्ड मेंबर्स की मौजूदगी में काम्या ने अपनी भी चाल चल दी थी। वो मन ही मन सुलग रहा था। ये पापा ने ऐन मौके पर अच्छी चाल चल दी। अब मुझे इस नकारे को कंपनी में नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन कौन सी? चपरासी तो मैं इसे बना नहीं सकता जो उसकी असली औकात है। तो अब क्या करूं? हाँ, एक आइडिया है। विक्रांत, ये तुम्हारे चेहरे पर अचानक ये मुस्कान कैसी? मम्मी जी, भाई ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो क्या डिसाइड किया तुमने विक्रांत? 25% के हक के मुताबिक विद्युत एक जूनियर पोजीशन का हकदार है ना? तो विद्युत, क्यों ना तुम अपने पुराने मैजिक मीडिया को वापस संभाल लो। ये बात सुनकर खुद विद्युत को भी ताज्जुब हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहता, धर्म बीच में ही बोल पड़ा, क्या मैजिक मीडिया? वो तो कब से भारी लॉसेस में चल रही है। वो विद्युत के एक बचकाने एक्सपेरिमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं था। जानता हूँ पापा, मैजिक मीडिया की आड़ में ही तो आपके इस होनहार बेटे ने कई लड़कियों पर अपना जादू चलाया था। चलो, कम से कम विद्युत के हरम के काम तो आया। विक्रांत की बातें और ताने विद्युत को तीर की तरह चुभ रहे थे और वो मन ही मन सोचने लगा, विक्रांत की चाल साफ है, मुझे किसी भी पावर पोजीशन में नहीं रखेगा। और तो और मैजिक मीडिया में रखकर वो मुझ पर जब चाहे रौब दिखा सकता है। वैसे भी वो एक फेल्ड मीडिया कंपनी है, लेकिन मुझे इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को काबिल साबित करना होगा। कंपनी में रहकर मुझे इसके करीब रहकर इस पर नजर रखने का मौका भी मिल जाएगा। मुझे मंजूर है। एक तरफ विद्युत को जिंदगी में एक नया मौका मिल गया था, वहीं प्रियंका को इगतपुरी में मायूसी ही हाथ लगी थी। जैसे तैसे वो रेलवे स्टेशन पहुंची और उसने अपने और दिव्या के लिए ट्रेन की टिकट बुक की और मुंबई के लिए रवाना हो गई। जय माता दी, बाल बाल बचे प्रियंका। मैं दोबारा ऐसा मिस एडवेंचर फिर कभी नहीं करूंगी। एक फॉर्मल रिपोर्टर होकर तो ये कैसी बात करी है दिव्या? खाली हाथ वापस जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उस फार्मा प्लांट का कोई बहुत बड़ा राज जरूर है। मैजिक मीडिया को ज्वाइन करने की अपनी मंजूरी देने के बाद विद्युत विक्रांत के ऑफिस से निकला और उसने झट से अपना फोन निकाला और प्रियंका का नंबर डायल कर दिया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश कीजिए। ओफो, जब चाहिए होता है तभी ये नेटवर्क काम नहीं करते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल नेटवर्क एरिया से बाहर है, कृपया दोबारा कोशिश कीजिए। कहीं प्रियंका किसी मुसीबत में तो नहीं है? इसका फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? परेशान होकर विद्युत ढींगरा को फोन घुमाता है। हेलो ढींगरा, मुझे प्रियंका की लोकेशन बताओ, जल्दी से पता करो वो कहाँ है। ओके सर। और बस कुछ ही मिनटों में विद्युत के पास प्रियंका के नंबर का लास्ट लोकेशन पहुंच गया। सर, प्रियंका की लास्ट लोकेशन यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। 250 किलोमीटर दूर? पर प्रियंका ने तो कहा था कि वो अपनी किसी दोस्त के घर जा रही है। आखिर ये लड़की है कहाँ? सर, अजीब बात है, लेकिन इस नंबर पे पिछले 24 घंटे में एक भी कॉल नहीं आया और करीब 5 घंटे पहले फोन ऑफ हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। ढींगरा की बात सुनकर विद्युत बेचैन हो गया। उसे प्रियंका की चिंता सताने लगी। अभी तो प्रियंका अपने गोली के घाव से रिकवर ही हो रही थी। विद्युत तुरंत उसके घर के लिए निकल गया और पहुंचते ही उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अरे ये क्या, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अंदर कोई है क्या? लेकिन कौन हो सकता है? प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं। विद्युत को लगने लगा कि शायद कोई घुसपैठिया प्रियंका के घर में घुस गया और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने और चीखने लगा। कौन है बे? कौन है अंदर? खोल दरवाजा, खोल। और तभी अंदर से दरवाजा खुला और सामने प्रियंका खड़ी थी।
क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो पागलों की तरह? तुम कब आई? इससे पहले कि प्रियंका कुछ आगे कहती, वही दरवाजे पर विद्युत ने उसे गले से लगा लिया। अरे क्या हुआ तुम्हें विद्युत? तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी तुम? अच्छा बच्चू, एक दिन के लिए चली गई तो आ गए ना लाइन पे। प्लीज अब ऐसा मत करना। सॉरी, मैं उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। आई नो, इट्स ओके। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा फोन सुबह से ऑफ क्यों है? प्रियंका ने बिल्कुल हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। वो दरअसल मेरा फोन खो गया। खो गया? कैसे? मैं जो अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो रास्ते में ही गिर गया। विद्युत प्रियंका की बॉडी लैंग्वेज से समझ चुका था कि कुछ तो अजीब है। आखिर ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? विद्युत ये सोच ही रहा था कि तभी प्रियंका अचानक बेहोश हो गई। प्रियंका, क्या हुआ तुम्हें? प्रियंका, आंखें खोलो। विद्युत प्रियंका को फटाफट हॉस्पिटल लेके गया। इगतपुरी से आने के बाद प्रियंका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बुरी तरह बीमार हो गई थी। इधर निशा अखबार की फ्रंट पेज पर छपी एक खबर को पढ़कर चौंक गई। उसमें लिखा था, विद्युत कपूर संभालेंगे धर्म कपूर की कंपनी में मैजिक मीडिया की बागडोर। आ गया ना ये विक्रांत अपनी औकात पर वापस। अब जल्द ही मैं इस कमीने की पोल विद्युत के सामने खोल दूंगी, लेकिन तब तक मुझे इस कमीने की नजरों से बच के रहना होगा। इधर विद्युत जब प्रियंका को डॉक्टर के पास लेके पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा एक्सर्शन से आपका बीपी और शुगर दोनों ही लो हो गया है। आपको आराम की सख्त जरूरत है। मैंने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी है। डू टेक देम। विद्युत प्रियंका को डॉक्टर के पास से लेकर वापस घर आया और उसे प्यार से डांटते हुए कहा, तुम ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी पट्टी करता हूँ। तुम्हें हाई फीवर है। इतना प्यार मत जताओ। जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा, तो क्या यहीं रहोगे हमेशा मेरे पास? पहले पट्टी कर दूं, फिर करेंगे बातें। बोलो ना विद्युत, रहोगे मेरे साथ यहाँ? विद्युत प्रियंका की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। उसे प्रियंका की फिक्र जरूर थी, लेकिन वो निशा को अपने जहन से निकाल नहीं सकता था। इधर निशा विक्रांत के काले कारनामों के खिलाफ जो कुछ जानती थी, वो उसे विद्युत को किसी भी हाल में बताना चाहती थी। वो उसे फोन कर रही थी। ये विद्युत सही टाइम पर फोन क्यों नहीं उठाता कभी? कहाँ होगा वो? कहीं उस लड़की के घर पर तो नहीं? और ये सोचते हुए निशा प्रियंका के घर के लिए निकल गई। उधर विद्युत और प्रियंका एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। जहाँ एक तरफ विद्युत प्रियंका की पट्टी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोफे पर ही बैठी प्रियंका एक ही बात की रट लगाए हुई थी। विद्युत, तुमने बताया नहीं कि छोड़कर तो नहीं जाओगे ना मुझे? बोलो। विद्युत को प्रियंका की आंखों में प्यार के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। बार बार उसके मुंह से ये सुनकर वो पिघल गया। नहीं जाऊंगा बाबा। चलो अब बिस्तर पर लेटकर आराम करो। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। प्रियंका के इतना बोलते ही विद्युत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। विद्युत, ये तुम क्या कर रहे हो? मरीज की सेवा कर रहा हूँ। और फिर विद्युत ने प्रियंका को बिस्तर पर लेटा दिया और उठ के जाने लगा कि तभी प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो ना, तुम भी यहीं सो जाओ ना मेरे पास, प्लीज। अब विद्युत को प्रियंका के बगल में सोने में थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी, लेकिन वो उसका दिल रखने के लिए सो गया। लेकिन तभी डोरबेल की आवाज आई। इस वक्त कौन हो सकता है? प्रियंका? विद्युत देखता है कि प्रियंका गहरी नींद में सो चुकी थी और उसने बिल्कुल कैजुअली जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने निशा को खड़ा देख उसके पसीने छूट गए। निशा, तुम यहाँ? मैं तो आई हूँ यहाँ, पर तुम यहाँ कब से शिफ्ट हो गए? हाँ, मैं वो दरअसल। इतने में निशा पूरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और तभी उसकी नजर अंदर वाले कमरे में सो रही प्रियंका पर पड़ी और वो उसे हैरानी से देखने लगा। उसने तेज आवाज में विद्युत से पूछा, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? और ये कौन है? निशा, धीरे बोलो। ये प्रियंका है। एक्चुअली प्रियंका ने ही मुझे अपने घर में रहने की जगह दी जब पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। तो अब तुम्हारा यही बसने का प्लान है क्या? नहीं, पर अभी इसकी तबीयत खराब है तो तब तक मैं यही रहूंगा। ये तुम्हारी लगती क्या है जो तुम इसकी इतनी चिंता कर रहे हो? निशा, धीरे बोलो, वो जग जाएगी। आई डोंट केयर विद्युत कपूर। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? इतना सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? बात क्या है? मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिल रही हूँ तो मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? बिल्कुल हूँ, पर तुम। अच्छा, पर मुझे तुम्हारी खुशी दिख क्यों नहीं रही? बिकॉज ऑफ हर, राइट? ऐसा कुछ नहीं है निशा, तुम। अच्छा, यहाँ मैं तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही थी, सोच सोच कर पागल हो रही थी कि न जाने तुम किस हाल में होगे, और तुम्हें यहाँ मुंह मारने से फुर्सत नहीं है। निशा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, शांत हो जाओ। शांत माई फुट। यू नो वॉट, तुम सेल्फिश हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतने ये मुझे नहीं पता था। शायद सारे सो कॉल्ड रिच एंड फेमस लोग ऐसे ही होते हैं। बाय मिस्टर विद्युत कपूर। निशा, निशा सुनो। निशा आंखों में आंसू लिए गुस्से से प्रियंका के घर से निकल गई। वो विद्युत को विक्रांत के कारनामों के बारे में भी कुछ नहीं बताती। विद्युत को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो निशा को देखकर एकदम हिल गया था।
उसने एक बार प्रियंका को देखा और सोफे पर बैठ गया। जैसे तैसे रात तो कट गई, लेकिन सुबह जब प्रियंका उठी तो ये विद्युत कहाँ चला गया सुबह सुबह? विद्युत, विद्युत! अचानक प्रियंका की नजर उसके तकिए के नीचे रखे एक लेटर पर पड़ी। ये लेटर, ये किसने रखा यहाँ? प्रियंका ने जब वो लेटर खोलकर देखा तो चौंक गई। विद्युत, ये तो विद्युत ने लिखा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रियंका, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई होप यू लाइक द गिफ्ट। प्रियंका ने देखा कि लेटर के पास ही विद्युत ने एक गिफ्ट भी रखा था, जिसमें प्रियंका की फेवरेट चॉकलेट्स थी। अच्छा, तो मुंह से बोलने में शर्म आ रही थी जनाब को। पागल लड़का, अब ये चॉकलेट्स देकर कहाँ गायब हो गया? इधर विद्युत मैजिक मीडिया की बागडोर संभालने के लिए सुबह सुबह ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में घुसते ही उसने ढींगरा से कहा, ढींगरा, मैजिक मीडिया के उन सारे पुराने इन्वेस्टर्स को फोन करो और उन्हें इन्फॉर्म करो कि हम इस ब्रांड को रीलॉन्च कर रहे हैं। लेकिन सर, हैवी लॉसेस में जाने के बाद भी अब क्या कोई मैजिक मीडिया में इन्वेस्ट करेगा? व्हाई नॉट? वक्त की खासियत ही यह है कि वो बदल जाता है। हमें इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना होगा कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार खुद विद्युत कपूर हर एक चीज को पर्सनली हैंडल करेगा और ये नया विद्युत किसी के साथ कोई स्कैम नहीं होने देगा। ओके सर। और हाँ, मुझे मैजिक मीडिया की आज तक की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए राइट नाउ। श्योर सर। विद्युत सुबह से काफी एक्टिवली काम कर रहा था। विक्रांत अपने केबिन में बैठा बैठा ये सारा नजारा देख रहा था। उसने अपने चमचे ध्रुव से कहा, कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहा है ये चूजा? आपके रहते ज्यादा दिन नहीं उड़ पाएगा सर। ये तो सही कहा तुमने ध्रुव। इस साले को लग रहा है कि ये इस ऑफिस में हवाबाजी करेगा तो 25 से 50% का मालिक बन जाएगा। व्हाट अ फूल। सर, अगर आप कहें तो कोई खेल खेला जाए। खेलेंगे, पर सही वक्त आने पर। तब तक फड़फड़ाने दो इस चूजे को। इधर निशा हर्ट होकर मरीन ड्राइव पर बैठी हुई रोए जा रही थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी। क्या जरूरत थी निशा तुझे उस विद्युत से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखने की? तेरी ही गलती है, कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेती है तू सब पर। काम के बीच में पर्सनल फीलिंग्स लाने का यही नतीजा है। पर वो विद्युत भी तो मेरी इतनी केयर करता था, मेरी हर छोटी चीज का ख्याल रखता था। इधर प्रियंका इगतपुरी में हुए हादसे को भूल नहीं पा रही थी। अचानक उसे गोविंद का ख्याल आता है, जिससे वो अम्बेवाड़ी में मिली थी। यहाँ के आधे लोग या तो केमिकल की बीमारी का शिकार बन गए या गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए, और ये सब हुआ है उस कपूर के दवाई के कारखाने की वजह से। आखिर उस प्लांट के आसपास लोग मर क्यों रहे थे? इस कपूर फार्मा कंपनी में कुछ तो झोल है। जरूर वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं है। शायद कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ। मुझे सच का पता लगाना होगा, पर कैसे? इधर विद्युत ऑफिस के काम में लगा हुआ था कि तभी उसे सब इंस्पेक्टर जादव का फोन आया। मिस्टर विद्युत कपूर, आपको अभी इसी वक्त हमारे साहब घाटगे से मिलना होगा। पर क्यों? अरे उनको आपसे जरूरी पूछताछ करनी है। वो मिस प्रियंका पर जो गोली चली थी ना, उसी सिलसिले में। तो आप जल्दी से रेस कोर्स पहुंच जाइए। फोन रखते ही विद्युत थोड़ा चिढ़ते हुए ढींगरा से बोला, गोली चलाई गई मुझ पर और लगी मेरी दोस्त प्रियंका को। जान हमारी जाने वाली थी और पूछताछ भी अब हमसे ही करनी है। हाँ, व्हाट नॉनसेंस। पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं सर, काम कम और टाइम पास ज्यादा करते हैं। तुम एक काम करो, जरा इस इंस्पेक्टर घाटने की कुंडली निकालो। गिव मी 10 मिनट्स सर। ये बोलकर ढींगरा ने पुलिस डिपार्टमेंट में अपने एक सोर्स को फोन किया और इंस्पेक्टर घाटके का पूरा ब्यौरा लिया और फोन रखते ही विद्युत से कहा, सर, ये घाटगे तो प्रोफेशनल गैम्बलर है। गैम्बलर? यस सर, और इस पे करीब 4 करोड़ का कर्जा भी है। गैम्बलिंग के चक्कर में इसने अपनी बीवी तक गिरवी रख दी है सर। और तो और इनके ऑफिस में इनकी रेपुटेशन भी कुछ खास नहीं है। सब इन्हें पीठ पीछे सट्टू बुलाते हैं। बस ढींगरा, पहली मीटिंग के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। इतने में विद्युत को सब इंस्पेक्टर जादव का मैसेज आया, जिसमें उस कैफे का एड्रेस लिखा था जहां वो उसे घाटके और उससे मिलने के लिए बुला रहा था। कैफे रॉक गार्डन, रेस कोर्स। ढींगरा, तुम यहाँ का काम संभालो, मैं यूं गया और यूं आया। यस सर। जब विद्युत कैफे रॉक गार्डन पहुंचा तो उसने देखा कि सामने सब इंस्पेक्टर जादव इंस्पेक्टर घाटके के साथ बैठा हुआ था। घाटके की तोंद निकली हुई थी और वो कैफे में अपना पैर टेबल पर रखकर बैठा हुआ था। उसके मुंह में एक सिगार थी जिसे जादव बार बार जला रहा था। दोनों की जोड़ी गुरु चेले जैसी थी। जैसे ही घाटके ने विद्युत को आते देखा तो, अरे आइए विद्युत जी, कब से आपका ही तो वेट कर रहे हैं हम दोनों। सॉरी, मैं वो ऑफिस के काम में बिजी था। हाँ, पता चला मुझे कि आपने ऑफिस में वापस से एंट्री ले ली है। तो बताइए, क्या पूछताछ करनी है आपको? अरे विद्युत जी, करेंगे भाई, पूछताछ भी करेंगे। लगता है आप जल्दी में। वैसे तो विद्युत के पास घाटके का सारा कच्चा चिट्ठा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर घाटके बात को इतना गोल गोल क्यों घुमा रहा था। वैसे विद्युत जी, ये जो कंपनी में आपको वापस से एंट्री मिली है, इसका आप पर गोली चलने से कोई कनेक्शन है क्या? मतलब, मैं समझा नहीं। समझता हूँ, मतलब जैसे ही आप पर गोली चली उसके कुछ ही दिन बाद आपके पिताजी का आपके लिए चेंज ऑफ हार्ट होना और आपको जिस कंपनी से धक्के मार कर निकाल दिया गया था वहाँ आपको अचानक एंट्री मिलना।
वो भी मैजिक मीडिया चलाने के लिए। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते अपनी बात? आई मीन ये सब इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फायरिंग आपने ही प्लान कराई हो कंपनी में अपनी जगह वापस पाने के लिए, और बेचारी वो गरीब लड़की प्रियंका कुछ पैसों के बदले गोली खाने को तैयार हो गई। पैसे की भूख आजकल क्या क्या नहीं करा देती है। सही कहा, ये पैसा बहुत खराब चीज है। इसके लिए इंसान सब कुछ दाव पे लगा देता है। पैसे की भूख किसी को भी सट्टेबाज बना देती है। क्यों घाटके साहब? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना बस ये चाहता हूँ कि आपको इस केस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे आपकी पूरी जन्म कुंडली पता है घाटके साहब। और हाँ, कंपनी में एंट्री लेने के लिए मुझे या किसी और को गोली खाने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी मेरे बाप की है। एक्सक्यूज मी मिस्टर विद्युत कपूर, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, अब थोड़ा तमीज से पेश आइए। अरे आप तो नाराज हो गए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपकी